हेलो गाइस, आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 हिस्ट्री का चैप्टर द मुगल एम्पायर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारी एक आँख का कितना वजन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द मिडल एज अ वेरी पावरफुल एम्पायर वाज दैट ऑफ द मुगल्स। मिडल एज में जो सबसे पावरफुल एम्पायर्स में जो एक था वो था मुगल्स का सबसे मिडल एज में सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था मुगल्स का। फ्रॉम the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent। यानी कि 16वीं सदी में मुगल्स ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया और 17वीं सदी में अपने जो सराउंडिंग एरिया थे, जो उनके चारों ओर के जो इलाके थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिए। जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, उनके जो चारों ओर के जो इलाके थे, उन्हें अपने कंट्रोल में लिया। द लीजेसी लेफ्ट बाय देम स्टैंड्स अनपैरेलल्ड। जो उनकी जो लीजेसी थी वो अनपैरेलल्ड थी। पैरेलल उनकी जो स्ट्रैटजी थी वह पैरेलल नहीं थी, वह अनपैरेलल्ड स्ट्रैटजी थी मुगल्स की। अब हम देखेंगे हु वर मुगल्स कौन थे। तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। तो जो मुगल्स थे वो डिसेंडेंट थे दो रूलर्स के डिसेंडेंट थे। अब हम देखते हैं वो दो रूलर्स कौन थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगिस खान एंड फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। यानी कि अपनी मदर की साइड से वे थे जंगिस खान के डिसेंडेंट, लेकिन अपनी फादर की साइड से वो थे तैमूर की साइड से मुगल्स डिसेंडेंट थे फादर की साइड से। अब हम देखेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेगन्स। मुगल्स ने अपने मिलिट्री कैंपेगन्स कहाँ चलाए, कहाँ से कहाँ तक चलाए। तो हम देखते हैं बाबर के बारे में। हम देखेंगे कि बाबर कौन था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर captured Delhi in 1526 by defeating इब्राहिम लोदी in Battle of पानीपत। तो जो बाबर था वह फर्स्ट मुगल एम्परर था और उसने दिल्ली को 1526 में उसने पानीपत में युद्ध लड़ा। और किसके खिलाफ लड़ा? उसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा। और कहाँ पर लड़ा? उसने पानीपत में लड़ा और क्या जीता? उसने दिल्ली को जीत लिया। यानी कि हम समझते हैं कि बाबर ने 1526 में युद्ध लड़के और उसने पानीपत में युद्ध लड़ा। पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी से दिल्ली को जीत लिया। अब हम देखते हैं हुमायूं कौन था। हुमायूं कैप्चर दिल्ली बैक इन 1555। तो हुमायूं ने जब बाबर मर जाता है तो जो इब्राहिम लोदी है वो दोबारा अपनी दिल्ली को ले लेता है, लेकिन 1555 में हुमायूं आता है और दिल्ली को ले लेता है। अब हम देखेंगे कि अकबर ने कैसे कैसे रूल किए। सो अकबर कैप्चर चित्तौड़ इन 1568 एंड रणथंबोर 1569। तो जो अकबर था उसने 1568 में चित्तौड़ को अपने कंट्रोल में ले लिया और 1569 में रणथंबोर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो हम देख सकते हैं कि बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक राज किया और उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर और उसके अफगान सपोर्टर्स को हराकर पानीपत में दिल्ली को जीत लिया। और हम देख सकते हैं इधर कि हुमायूं ने भी कई पीरियड राज किया था। तो उसने एक पहली बार रूल किया था 1530 से 1540 में और दूसरा रूल उसने किया था 1555 से 1556 में। तो अकबर ने कितना रूल किया? अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया।
जो अकबर था वो मुगल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था अकबर। फिर जहांगीर आता है, तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया था। अब आता है शाहजहां, तो शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक रूल किया था। अब हम देखते हैं कि औरंगजेब ने कितना रूल किया है। तो औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया है। और देखिए कि हम देख सकते हैं कि अकबर ने गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बेरार, कांदेश एक्सेट्रा को 1585 से लेकर 1605 तक जीत लिया। अब हम देखेंगे कि जहांगीर ने क्या क्या किया है। तो जहांगीर टुक कैंपेगन अगेंस्ट सिख्स एंड अहोम्स। तो जहांगीर ने सिख्स और अहोम्स के खिलाफ कैंपेगन्स लॉन्च की, मिलिट्री कैंपेगन्स। शाहजहां कैप्चर्ड अहमदनगर एंड बीजापुर। और शाहजहां ने क्या क्या कैप्चर किया, तो शाहजहां ने अहमदनगर और बीजापुर को कैप्चर किया। अब हम देखेंगे कि औरंगजेब ने क्या क्या कैप्चर किया। तो औरंगजेब ने बैटल लड़ा, युद्ध लड़ा डेक्कन का, और उसने डेक्कन को जीत लिया। अब हम देखेंगे कि मुगल के ट्रेडिशंस कहाँ तक थे, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, वो किन बातों पर विश्वास करते थे, किन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. तो जो मुगल थे वो ऐसे प्राइमोजिनेचर रूल पर विश्वास नहीं करते थे कि जिस रूल में एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा जो बेटा है वही फादर का स्टेट संभाले, फादर की राजगद्दी संभाले फादर के मरने के बाद। ऐसा मुगल्स विश्वास नहीं करते थे। वे विश्वास करते थे कि पूरी प्रॉपर्टी को हाफ सभी बेटों में बांट दिया जाए, जिससे वो आराम से रूल कर सकें और खाली बड़ा बेटा ही फादर के स्टेट पर रूल न करे। दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कॉम्प्रेसेंसरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन्स। यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी, उसे सभी सन्स में बांट देते थे, बराबर सभी सन्स में बांट देते थे। अब क्या होता था, जो सबसे बड़ा बेटा और जो पावरफुल बेटा होता था वो अपने भाइयों को मार देता था, अपने भाइयों को मार के उनकी प्रॉपर्टी को हथियाकर राजा बन जाता था। अब हम देखेंगे कि मुगल्स के रिलेशन अदर रूलर्स के साथ कैसे थे। सो द मुगल रूलर्स कैंपेगन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। यानी कि जो मुगल थे उन्होंने ज़्यादातर कैंपेगन्स उनके खिलाफ लॉन्च किए जो उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे। उन्हीं के खिलाफ मुगल्स ने कैंपेगन्स लॉन्च किए। बट as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. लेकिन जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होते गए तो कई राजाओं ने, कई रूलर्स ने मुगल्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा कि अगर हम मुगल्स की अथॉरिटी को नहीं मानेंगे या फिर उनकी अथॉरिटी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाकर हमारी प्रजा का नरसंहार होगा, बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम अपनी जो टैक्स है वह चुपचाप मुगल्स को दे देते हैं, इससे हमारा कोई घाटा नहीं होगा। द राजपूत सर्व्ड द मुगल्स वॉलंटरली। यानी कि जो राजपूत थे वो मुगल्स के अच्छे फ्रेंड थे। मुगल्स के मानसब एंड जागीर्स विच हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। यानी कि जो मुगल्स थे वह मानसब और जागीर देते थे, और इनकी बदौलत क्या होता था, जो मानसब और जागीर से क्या होता था कि जो मुगल्स की टेरिटरीज थी, जो मुगल्स की जो सीमाएं थी वह बढ़ी हुई थी और बढ़ गई थी। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। जो टैक्स था, जो मेन सोर्स था मुगल्स का टैक्स का, तो वो क्या था, वह था खेती बाड़ी, पीजेंट्री की मदद से मुगल्स बहुत अच्छा टैक्स ले लेते पीजेंट्री से। तो अब पढ़ेंगे हम कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी। व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ अकबर। Akbar's works are found in the book अकबरनामा written by the अबुल फजल। जो अकबर के जो काम है, उसने क्या क्या काम किए थे, तो उसे हम एक बुक में पढ़ सकते हैं, उसका नाम है अकबरनामा। और जो अकबरनामा है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है
कि अकबरनामा बुक किसने लिखी है, तो जिसका राइट आंसर है वो है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। अकबर डिवाइडेड दिस किंगडम इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सबास गवर्नड बाय सूबेदार्स। तो अकबर की एक पॉलिसी थी कि उसने अपने किंगडम को सुबास में डिवाइडेड किया गया था। तो सुबास जो थे तो उनका एक हेड होता था जिसे सब लोग सूबेदार बोलते थे। तो सुबास वह अपने किंगडम को सुबास में बांट देता था। अब उसने अपने किंगडम को सुबास में बांट दिया, तो इससे क्या होता था कि उसने सुबास का एक हेड बना दिया था, उनको बोलते थे सूबेदार। तो सुबास का हेड कौन होता था? सूबेदार। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। तो जो अकबर के नोबल्स थे, जो अकबर के दरबारी थे, उनका एक काम होता था, वे बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड दे देते थे और उनसे कहते थे कि वो टैक्स कलेक्ट करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें। और जो अकबर के दरबारी थे वो खुद भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे प्रजा से। Which Akbar was at Fatehpur Sikri, he started discussion on religion with ulamas, Brahmins, Jesus priests who were Roman Catholics and Zoroastrians। यानी कि जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने विचार करना शुरू किया कि रिलीजन, धर्मों के बारे में उसने सोचना शुरू किया। अब धर्म भी किन के धर्म, जो उलामास के धर्म होते हैं, उलामास के धर्म, ब्राह्मण्स के धर्म, जीसुइट प्राइस यानी कि क्रिश्चियन लोग होते थे, उनके धर्म के बारे में उसने सोचना किया। और रोमन कैथोलिक्स और जॉरिशियंस के बारे में भी उसने सोचना शुरू किया, उनके धर्म के बारे में भी सोचना शुरू किया। अब उसने डिस्कशन लिए तो उनका रिजल्ट क्या निकला उनके डिस्कशंस का? तो द डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इब्दत खान। अब जो डिस्कशंस थे उसने इब्दत खान के ही अंडर में लिए गए थे। तो अब हम देखते हैं कि उनके डिसीजंस लिए क्या गए थे। तो डिस्कशन किसके अंडर में लिए गए? इब्दत खान के। अब अकबर ने डिस्कशंस क्या किए? तो अकबर रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स एम्फसाइज रिचुअल्स एंड डोगमास वर ऑफन बाय गॉड्स। यानी कि अकबर ने ऐसा फील किया कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे वह रिचुअल्स को एम्फसाइज करते थे और डोगमास और बायजॉट्स उनमें सम्मिलित हैं। अब डोगमास और बायजॉट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं वह। तो इट लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह-ए-कुल और यूनिवर्सल पीस। अब इस डिस्कशन से क्या होता है कि अकबर को एक आइडिया आता है, वह सोचता है सुलह-ए-कुल के बारे में सोचता है। सुलह-ए-कुल होता है यूनिवर्सल पीस, पूरे विश्व में शांति के बारे में वह अकबर सोचता है। तो शाहजहां एंड जहांगीर आल्सो फॉलोड दिस प्रिंसिपल। तो जो जहांगीर और शाहजहां होते हैं वह इस अकबर की इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। द मुगल्स एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब हम देखेंगे कि 17वीं सदी के बाद और उसके बाद भी मुगल एम्पायर का क्या होता है। So, the administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity। यानी कि जो मिलिट्री इफिशियंसी थी तो इससे मुगल एम्पायर का क्या फ़ायदा होता है? इससे उन्हें इकोनॉमिक और कॉमर्शियल फ़ायदा होता है। किसको? मुगल एम्पायर को। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मानसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुगल एम्परर्स होते थे और उनके जो मानसबदार्स होते थे वह ग्रेट डील, उनकी जो डील होती थी वह होती थी सैलरीज की और सामान का आदान प्रदान की। द वेल्थियर peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in economic world। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि मुगल एम्पायर में इकोनॉमिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाते थे? तो जो वेल्थियर पीजेंट्री होती थी, जो अच्छी खेती बाड़ी कर लेते, जो किसान अच्छी खेती बाड़ी कर लेते थे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था मुगल्स के ज़माने में। तो और आर्टिसनल ग्रुप्स को बहुत प्रॉफिट होता था, मर्चेंट्स को भी बहुत प्रॉफिट होता था और बैंकर्स को भी बहुत कुछ प्रॉफिट हो जाता था। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हाउएवर लिव्ड इन पॉवर्टी। अब जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते थे उन्हें गरीबी में रहना पड़ता था, क्योंकि
जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते थे, जो ज़्यादा किसान बड़े किसान होते थे, वो इन छोटे किसानों से ले लेते थे कम दाम में, लेकिन उन्हें मुगल एम्पायर में और दूसरे देशों में ज़्यादा दामों में बेचते थे। By 18th century, several provinces started declaring independence through they continued to regard Mughals as their masters. मतलब 18वीं सेंचुरी में कई प्रोविंसेस यानी कि कई स्टेट्स ने यह घोषणा कर दी कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हमें बस हमारा एक ही मास्टर है, वो है मुगल्स ही हमारे मास्टर हैं और कोई हमारा मास्टर नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।